So hey guys, welcome to the Extra Eyes topic series. So let's begin about photo respiration, जो कि आपके चैप्टर नंबर 13 में इनलिस्टेड है। बहुत ही शॉर्ट में डिस्कशन किया गया था वहाँ पर। इसे हम काफ़ी डिस्कस करेंगे यहाँ डिटेल में। एंड लेट्स बिगिन। आपको हर रिएक्शंस कैसे होकर के इसमें प्रोसेसेस होते हैं वो सब भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बड़ी ही बेसिक के साथ शुरू करेंगे एंड देन वी विल गो टू द मोस्ट एडवांस्ड knowledge about photorespiration. So guys, what is photorespiration and when does it occur? सबसे पहले बच्चों, फोटोरेस्पिरेशन जनरली आपका उस वक्त होता है जब लीफ में CO2 का लेवल जो है एकदम डिक्रीज हो जा करके बहुत कम हो जाता है। CO2 का लेवल जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है ना, तब ये फोटोरेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एंड इट जनरली हैपन्स इन हॉट ड्राई डेज। गर्मियों के सीजन में जब पानी बिल्कुल अपना स्तर पानी का बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, तो पेड़ों को प्लांट्स को जो है पानी मिलना मुश्किल हो जाता है और उस वक्त पानी की बचत करना बहुत ज़रूरी हो जाती है। पानी की बचत कैसे करते हैं प्लांट्स? तो दे डू की जो वाटर का लॉस हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, स्टोमाटा से जो वाटर बाहर जाता है उसे वो बंद करते हैं, है ना। सो जनरली आपका हॉट ड्राई डेज में प्लांट्स इज फोर्स्ड टू क्लोज इट्स स्टोमाटा टू प्रिवेंट द एक्सेस वाटर लॉस। एक्सेस वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए और उसे बिल्कुल बंद करने के लिए स्टोमाटा को क्लोज कर लेते हैं प्लांट्स जनरली। एंड उस वक्त ऐसा नहीं है कि प्लांट अपना CO2 फिक्सेशन बंद कर देता है, वो अपना प्लांट जो है CO2 फिक्सेशन तो कंटिन्यू रखते रहता है। So when its stomata are closed, even the plant continues to fix CO2, right? प्लांट अपना CO2 फिक्सेशन तो जारी रख रहा है, लेकिन स्टोमाटा तो क्लोज्ड है। CO2 के आने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, दरवाजे बंद है और इधर CO2 यूज भी हो रहा है। तो क्या होगा बच्चों? CO2 विल बी गेट यूज्ड अप एंड ऑक्सीजन रेशियो इन द लीफ विल इंक्रीज, है कि नहीं? जब CO2 आपका यूज्ड होता चला जा रहा है और उसे एंट्री के लिए जो दरवाजा है, जो स्टोमाटा है, वो क्लोज्ड है, तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद CO2 का जो है लीफ में बिल्कुल जो है स्तर गिर जाएगा और ऑक्सीजन का जो है कंपेरेटिवली आपका जो है कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? कंपेरेटिवली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ये देखने को मिलेगा सबसे पहले तो। एंड व्हेन द CO2 लेवल इनसाइड द लीफ ड्रॉप्स टू अराउंड 50 ppm, जब ये CO2 लेवल इतना गिर जाता है कि आपका वो 50 ppm के अराउंड जो है कंसंट्रेशन उसका चला जाता है, तब ये जो रूबिस्को एंजाइम है, आप बच्चे जानते हो इसका एंजाइम का मैकेनिज्म कि ये एंजाइम आपका कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकता है और ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकता है। तब अगर ये एंजाइम देखता क्या है, अपने सराउंडिंग में ये पाता है एंजाइम कि CO2 का कंसंट्रेशन तो बहुत कम है और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उसके मुकाबले ज़्यादा है, तो ये एंजाइम CO2 से ना बाइंड करके बाइंड करने लग जाता है किससे? ऑक्सीजन से। तो इट स्टार्ट्स टू कंबाइन विद ऑक्सीजन विद RuBP इंस्टीड ऑफ CO2। मतलब जनरली आपने पढ़ा है कि ये CO2 से बाइंड होता है, लेकिन बच्चों CO2 का लेवल जो है, कॉन्सेंट्रेशन जो है इतना डाउन हो चुका है कि ये एंजाइम जो है बाइंड करने लग जाता है किससे? ऑक्सीजन से। एंड द नेट रिजल्ट ऑफ दिस इज दैट इंस्टीड ऑफ प्रोड्यूसिंग PGA मॉलिक्यूल, PGA मॉलिक्यूल जो जनरली प्रोड्यूस होता है, आप जानते हो जब ये बाइंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो PGA मॉलिक्यूल आपका प्रोड्यूस करता है, लेकिन अब जब ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करने लग जाता है तो वहां पर ये एक मॉलिक्यूल केवल PGA का, है ना, प्रोडक्ट में देता है, साथ में एक और आपका मॉलिक्यूल है जो कि 2 कार्बन का होता है, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट को ये प्रोड्यूस करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड विच इज जनरली टॉक्सिक इन नेचर। समझ रहे हो बात को? एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारा CO2 का बाइंडिंग रुक गया। दूसरा ये हुआ कि जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया तो प्रोड्यूस भी कैसा चीज कर रहा है? ये टॉक्सिक चीज प्रोड्यूस कर रहा है। तो सोचो कितना हार्मफुल है ये फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस, है ना। लेट्स सी अहेड। आप यहाँ पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड किया है इस रिएक्शन में, ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड किया हमारा राइबोलोज बिसफॉस्फेट RuBP, है ना। एंड देन इट प्रोड्यूसेस PGA मॉलिक्यूल, ये तो चलता है, PGA मॉलिक्यूल तो नॉर्मल वाली बात है। बट एक मॉलिक्यूल यहाँ जो प्रोड्यूस हो रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये मॉलिक्यूल आपका टॉक्सिक इन नेचर होता है, ठीक है।
टॉक्सिक इन नेचर होता है ये। सो फॉस्फोग्लाइकोलेट के बारे में अगर हम बात करें, सो द प्लांट मस्ट गेट रीड ऑफ दिस फॉस्फोग्लाइकोलेट सिंस इट इज हाईली टॉक्सिक। अगर ये जहरीला सब्सटेंस प्लांट में रह गया, एक्यूमुलेट कर गया, तो उससे प्लांट को भी नुकसान है। तो प्लांट चाहता है कि इससे हम भाई निजात पाएं, किसी तरह से इससे छुटकारा पाएं। तो वो क्या करता है, फॉस्फोग्लाइकोलेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिक एसिड में। सिंस इट इज टॉक्सिक इट शुड बी कन्वर्टेड, है ना, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोलिक एसिड में। एंड द ग्लाइकोलिक एसिड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द पेरोक्सीसोम एंड देन कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन। और फिर ये ग्लाइकोलिक एसिड पेरोक्सीसोम जो चैम्बर है, पेरोक्सीसोम जो आपका ऑर्गेनिल है, उसके अंदर ये प्रवेश करता है और वहां पर ये जो है ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ठीक है, तो वहां पर ये ग्लाइकोलिक एसिड कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। ध्यान रखिएगा, इस ऑर्गेनल का भी नाम बहुत बार पूछा जाता है कि कहाँ पर ये कन्वर्जन होता है। ग्लाइकोलिक एसिड ग्लाइसिन में कहाँ कन्वर्ट होता है, तो पेरोक्सीसोम में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ पे देखो, फॉस्फोग्लाइकोलेट था पहले, प्रोड्यूस हुआ था, उसे कन्वर्ट किया गया ग्लाइकोलिक एसिड में, और ग्लाइकोलिक एसिड में जब वो पेरोक्सीसोम में गया ग्लाइकोलिक एसिड, तो वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिन में, जो कि आपका धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि टॉक्सिसिटी को घटाई जाए। एंड देन आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन किस में चेंज आता है, सेरीन में। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि आपका फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में कौन कौन सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व है। तो फोटो रेस्पिरेशन में आपने देखा अभी कि ये पेरोक्सीसोम इन्वॉल्व है और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है ही, और ये जो रिएक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे इस तरह से कि साइटोप्लाज्म में फॉस्फोग्लाइकोलेट कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलिक एसिड में, ग्लाइकोलिक एसिड ग्लिसिन में एंड ग्लिसिन सेरीन में। और ये सीरियली याद रखना है आपको, साइटोप्लाज्म में हुआ, फिर पेरोक्सीसोम में हुआ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ। ठीक है, द सेरीन, अब ये सेरीन जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा, इट इज देन यूज्ड टू मेक अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। All these conversions cost the plant energy and results in the net loss of CO2 from the plant। और ये सारे प्रोसेस के दौरान एनर्जी बल्कि प्लांट को यूज करना पड़ता है। एनर्जी प्लांट अपना क्या करता है, यूज करता है, और वहां पर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होने से CO2 का लॉस होता है। टू प्रिवेंट दिस प्रोसेस, टू स्पेशलाइज्ड बायोकेमिकल एडिशंस हैव बीन इवॉल्व्ड in the plant, that is C4 and CAM pathway। तो इस प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन को नहीं होने देना है अगर प्लांट में, तो प्लांट में दो तरह के बायोकेमिकल इवोल्यूशन कह लो या स्पेशलाइजेशन कह लो हुए हैं। पहला, C4 प्लांट में कंपार्टमेंट बना। एक तो आपका C4 प्लांट में बंडल शीथ सेल होता है और एक मेसोफिल सेल्स होता है, जिसके वजह से CO2 का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ा, उसका बाइंडिंग रूबिस्को के साथ इंश्योर किया गया, तो वो हो गया C4 प्लांट जिसमें कि फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होता है। नेक्स्ट आपको जो है कैम है, दैट इज क्रसलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इसको भी हमने काफी डिटेल में एक्स्ट्राइज सीरीज इसके ऊपर बना के रखा है और आपने देखा भी होगा। वहां पर मैकेनिज्म बिल्कुल चेंज कर दिया गया। दिन के टाइम जो है फोटोसिंथेसिस रोक दिया जाता है एंड रात के टाइम में जो है फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे कि ये फोटो रेस्पिरेशन की जो है संभावनाएं एकदम डिस्कार्ड कर दी जाती है। तो चलिए थोड़ा हम लोग देखते हैं C4 पाथवे में ऐसा क्या है कि जो फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसे जो है अवॉइड करना संभव है C4 में। तो बच्चों ये देखो आप, एक तो बंडल शीथ सेल हो गया, एक आपका मेसोफिल सेल्स हो गया। बंडल शीथ सेल में आपका केल्विन साइकिल होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्रोसेस से C3 साइकिल है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि फॉस्फोइनोल पायरुवेट बाइंड होता था CO2 के साथ मेसोफिल सेल्स में एंड आपका फॉर्म करता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये मैलेट में कन्वर्ट हुआ और देन मैलेट जो है वो आपको ट्रांसफर होता है कहाँ पर, ये मैलेट आपका चला आता है बंडल शीथ सेल में, क्योंकि मैलेट यूजुअली आपका ट्रांसपोर्ट बड़ा इजी होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। एंड देन दिस मैलेट विल रिलीज दी कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये 4 कार्बन का है तो एक CO2 का कार्बन को इसने रिलीज करा दिया, तो 3 कार्बन का पायरुवेट ये जनरेट करता है। फिर ये पायरुवेट आपका बंडल शीथ सेल से कहाँ चला जाता है, मेसोफिल सेल्स में, एंड देन अगेन ये पायरुवेट आपका जो है विद द यूज ऑफ ATP कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। और ये जो CO2 मैलेट ने रिलीज किया था वो चला जाता है आपका फिक्सेशन प्रोसेस में, केल्विन साइकिल के अंदर ये चक्र में चला जाता है और वहां से ये ग्लूकोज फॉर्म कर देता है।
तो इस दौरान आप ये देख पा रहे होंगे बच्चों कि बंडल स्थित सेल में जो आपका केल्विन साइकिल में रुबिस्को एंजाइम इन्वॉल्व है, वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बहुत आराम से उसको मिल जा रहा है। इवन वहां पे इंश्योर हम कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है मेंटेन रहे बाय दिस मैकेनिज्म। तो ये कंपार्टमेंट के थ्रू हो पाया। तो C4 plant pathway is designed to efficiently fix the CO2 at low concentration also. And the plant that use this pathway is called C4 plant. These plants fix the CO2 into 4 कार्बन कंपाउंड्स, 4 कार्बन वाले कंपाउंड में ये फिक्स करते हैं, इसलिए तो इसको C4 बोलते हैं, है ना। फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ बाइंड करके ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाते थे, जो कि आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। एंड दिस अकर्स इन द सेल दैट इज मेसोफिल सेल्स। ये किस सेल में हो रहा होता है बच्चों? मेसोफिल सेल्स में हो रहा होता है। एंड देन आपको यहाँ स्टेप वाइज सब चीजें बताया गया कि ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। पहले तो पहला प्रोसेस पहले क्या होता है कि CO2 आपका फिक्स हुआ 3 कार्बन कंपाउंड के साथ, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट के साथ। क्या प्रोड्यूस किया? 4 कार्बन वाले कंपाउंड प्रोड्यूस किए, दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एंड द एंजाइम कैटालाइजिंग दिस रिएक्शन इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम, which fixes the CO2 very efficiently so that carbon 4 plants don't need to have their stomata open as much। और ये एंजाइम इतना एफिशिएंट है CO2 को फिक्स करने के लिए कि इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टोमाटा को ओपन करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना वो आपका कन्वर्ट होता है इनटू अनदर 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज मैलेट इन ए स्टेप रिक्वायरिंग द रिड्यूसिंग पावर ऑफ NADPH। यहाँ पे NADPH की जरूरत पड़ती है कन्वर्ट करने में। ऑक्जेलो एसिटिक को कन्वर्ट करने में मैलेट में आपको NADPH की यूज होती है। देन दिस मैलेट विल ट्रांसफर फ्रॉम मेसोफिल सेल्स टू दी बंडल स्थित सेल। ये एंटर कर जाता है कहाँ पे? एक स्पेशलाइज्ड सेल है दैट इज बंडल स्थित सेल। वहां पर ये 4 कार्बन जो कंपाउंड है मैलेट, वो आपका डीकार्बोक्सिलेट होता है, मतलब CO2 रिलीज कर देगा। और CO2 रिलीज करने के बाद ये 3 कार्बन कंपाउंड को जनरेट करता है दैट इज पायरुवेट। ठीक है। एंड दिस CO2 विच इज रिलीज्ड इन हियर इज कंबाइनिंग विद द राइबोलोज बिसफॉस्फेट जो RUBP है, उसके साथ ये कंबाइन करके अपना केल्विन साइकिल कंटिन्यू करता है। तो ये आपका पूरा C4 पाथवे का मैकेनिज्म भी समझा दिया मैंने। एंड दिस पायरुवेट, ये पायरुवेट जो आपका प्रोड्यूस हुआ वो क्या होगा? वो आपका री एंटर करेगा मेसोफिल सेल्स में एंड देन अगेन इट विल रिएक्ट विद ATP टू गेट कन्वर्टेड बैक टू दी फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट ये जनरेट कर देता है जो कि स्टार्टिंग कंपाउंड था। तो इस तरह से C4 पाथवे आपका कंप्लीट होता है। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग कैम्प पाथवे के बारे में भी। तो कैम्प पाथवे आपका जनरली आपको मैंने बताया, इसके बारे में काफी डिस्कशन है, मेरा डिटेल वीडियो भी है। तो ये ड्राई कंडीशन में होता है एंड इट अकर्स जनरली एट नाइट। ये जो है अपना स्टोमाटा को ओपन कब रखते हैं? नाइट के टाइम में रखते हैं। C4 प्लांट की तरह ही ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ही यूज करते हैं CO2 फिक्सेशन में, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ही बनाते हैं। और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलेट में भी कन्वर्ट होता है, मतलब इतना तक प्रोसेस सेम है। बट वहां पर बंडल स्थित सेल नहीं होते हैं, तो ये मैलेट को कहाँ पर स्टोर करके रखते हैं? ये स्टोर करके रखते हैं सेल के वैक्यूल के अंदर। ये वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखते हैं मैलेट को, और फिर दिन के समय में इनको अपना स्टोमाटा बंद करना पड़ता है। तो वहां पर फिर CO2 कहाँ से आएगा? दिन के टाइम में जब हमें केल्विन साइकिल रन करना होगा तो वहां पर जो मैलेट आपका वैक्यूल में स्टोर करा गया था वही मैलेट टूटेगा और CO2 वो वहां पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू CO2 को वो है ना देगा, और यही CO2 आपका केल्विन साइकिल में एंटर कर जाएगा। तो ये फंडा है यहाँ पर कैम्प पाथवे के अंदर। समझ में आई बच्चों? ये नाइट के टाइम में आप देखो स्टोमाटा आपका ओपन रहता है, और ये डे के टाइम में स्टोमाटा आपका क्लोज रहता है। जब ओपन रहता है उस समय हम लोग क्या करते हैं? अपना केल्विन साइकिल चला देते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल आपका चलने लगता है। और जब क्लोज रहता है तो आपका मैलिक एसिड जाकर वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड होता रहता है। ठीक है, तो ये कहानी है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दैट हाउ फोटो रेस्पिरेशन इज प्रिवेंटेड इन दीज 2 टाइप्स ऑफ प्लांट। तो एक बार C3 और C4 के बीच में डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपका टेम्परेचर बहुत ऑप्टिमम टेम्परेचर में ग्रो करते हैं ऐसे प्लांट, एंड जनरली C4 प्लांट आपका हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ग्रो कर सकता है। यहाँ पे आपने देखा कि मैलेट का एज सच कोई फॉर्मेशन नहीं होता था C3 में, और यहाँ C4 में आपका मैलेट का प्रोडक्शन होता है ना। वही आपका जो है मेसोफिल सेल से बंडल स्थित सेल में जाता है। एक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होता है यहाँ पर,
जबकि यहाँ 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होते हैं। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है वो CO2 था और यहाँ पे सबस्ट्रेट जनरली आपको बाइकार्बोनेट होता है। यूजुअली लीफ स्ट्रक्चर जैसा होता है नॉर्मल वैसा ही इसका होता है C3 का, बट यहाँ पर आपको एडिशनल एक कंपार्टमेंट देखते हैं जिसको बोलते हैं बंडल शीथ सेल, जिससे क्या होता है CO2 का कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है और वाटर लॉस को क्या करते हैं हम लोग रिड्यूस कर पाते हैं स्टोमाटा बंद करके भी। यहाँ पर हमें ATP की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो ये C4 और कैम के बीच में डिफरेंस देख सकते हो, C4 पाथवे एंड कैम पाथवे के बीच में। यहाँ पर देख सकते हो स्पेशियल आपका सेपरेशन है, मतलब स्पेस बना दिया गया है, अलग अलग कंपार्टमेंट बना दिया गया है, एक तो मेसोफिल सेल्स, एक बंडल शीथ सेल। लेकिन कैम पाथवे के अंदर ऐसा आपको कंपार्टमेंट नहीं होकर के बल्कि टाइमिंग का यहाँ पे डिफरेंस है, इसलिए इसको बोलते हैं टेम्पोरल सेपरेशन। टाइमिंग के बेस्ड सेपरेशन है, एक नाइट और एक डे टाइम में दोनों प्रोसेस को आपस में डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। कंबाइंड कंपैरिजन है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज यहाँ पर दिखाने के लिए ज्यादा कोशिश करूंगा इस चार्ट के अंदर, वो है फोटो रेस्पिरेशन। कि फोटो रेस्पिरेशन आप देखो तो यहाँ C3 प्लांट में आपको 40% तक फोटो रेस्पिरेशन होने का चांसेस है। कैम पाथवे में और C4 प्लांट वाले में आपको जो है फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट डिटेक्टेबल एट ऑल। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज हम फोटो रेस्पिरेशन को सेंटर रख करके फोकस करके हम पढ़ रहे हैं ये पूरा एक्स्ट्रा एज सीरीज, तो ये ध्यान देने वाली पॉइंट है कि आपका C3 प्लांट में आपको फोटो रेस्पिरेशन यूजुअली 40% तक जा सकता है एंड कैम और C4 में आपका ये पाथवे डिटेक्टेबल नहीं है। बाकी डिफरेंस बिटवीन तो आपको पता ही है, उसमें कोई शक नहीं है। बाकी डिफरेंस बिटवीन यू नो इट इज एज यूजुअल, जो आपको पीछे भी मैंने बताया है। सो अब हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है ऑक्सीजन और CO2 का रेशियो। इफ सेल हैव लो ऑक्सीजन बट हाई CO2, तब उस समय फोटोसिंथेसिस डोमिनेट कर जाता है, नॉर्मल ही आपका केल्विन साइकिल डोमिनेट कर जाता है। बट इसके ठीक अपोजिट क्या होगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, तो आपका वहां फोटो रेस्पिरेशन होने लग जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है C4 प्लांट हैव लिटिल फोटो रेस्पिरेशन because they carry CO2 to the bundle sheath cell and can build up the high CO2 concentration। ये CO2 को इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब हो गया कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। तो बंडल शीथ सेल में हम CO2 को पहुंचाते चले जाएंगे, जहां पर आपका जो बाइंडिंग एंजाइम है वो आपका CO2 का लेवल को देखेगा कि एकदम मेंटेन्ड है और इवन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 वहां पर हम लोग बिल्ड कर पाते हैं। नेक्स्ट है केल्विन साइकिल, वो हमेशा आपका जो है फेवर्ड रहता है ओवर फोटो रेस्पिरेशन। मतलब केल्विन साइकिल जो है वो आपका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल प्रोसेस है, तो वो ज्यादातर केसेस में आपका वो चलता चला जाएगा। लेकिन थोड़ा भी अगर रिएक्शन शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा, तो फिर फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा। वही बात नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि इफ द सेल्स हैव हायर ऑक्सीजन लेवल एंड लोअर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, देन दिस फोटो रेस्पिरेशन विल डोमिनेट्स। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों टेम्परेचर। टेम्परेचर से क्या रिलेशन है फोटो रेस्पिरेशन का, तो फोटो रेस्पिरेशन विल इंक्रीज विद द टेम्परेचर। इसीलिए तो मैंने पहले ही आपको बताया कि फोटो रेस्पिरेशन यूजुअली आपका हॉट एंड ड्राई कंडीशन वाले प्लांट्स में देखने में मिलता है ज्यादातर। क्यों मिलता है टेम्परेचर हाई होने से ज्यादा फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज वहाँ वाटर की जो है स्कार्सिटी हो जाती है एंड देन स्टोमाटा क्लोज करने पे प्लांट्स अपना जो है मजबूर हो जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन गिर जाता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उठ जाता है। नेक्स्ट है आपका रेगुलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो प्लांट सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट वेयर दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, यू नो, जिसमें आपका CO2 मेनली आपको अगर कहें रफ एक रिएक्शन बनाए तो CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो नेक्स्ट है क्या कि प्लांट सेल ऑल्सो हैव माइटोकॉन्ड्रिया वेयर दे कैरी आउट ग्लाइकोलाइसिस, TCA साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जहां पर इसका ठीक अपोजिट हो रहा होता है, दैट इज ग्लूकोज वहां टूट करके CO2 बन रहा होता है। So to prevent the futile cycling of carbohydrate, the cell must regulate the activities of key Calvin cycle enzymes। मतलब ये प्रोसेस मेंटेन रहे, एक तरफ से CO2 ग्लूकोज में बदल रहा है और ग्लूकोज आपका माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 में, तो ये दोनों ही रिएक्शंस बैलेंस होने के लिए हमें कैल्विन साइकिल वाले एंजाइम्स को मेंटेन करना होगा, उनके एक्टिविटीज को रेगुलेट करते रहना होगा। So these enzymes respond to the light inactivations, light activations. What happens? That light energy is available, then Calvin cycle will proceed। अगर लाइट नहीं होगा तो हमारा CO2 का फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, है ना। So among the key changes that regulate the Calvin cycle versus respiration is the
लाइट वन ऑफ ऑल, सबसे पहले क्या है लाइट, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ H2O, वाटर एंड CO2 एंड ऑक्सीजन। यानी इन एंजाइम्स को अगर आपको मेंटेन करना है, इस एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, तो उसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, लाइक लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, H2O का अवेलेबिलिटी हो गया, CO2 का क्या कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का क्या कंसंट्रेशन, एंड ऑल्सो द सेलुलर फैक्टर्स लाइक देयर इज NADPH और नॉट, ATP और नॉट, इनहिबिटर्स ऐसे कुछ तो नहीं है, तो ये सारे फैक्टर्स भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। So guys, this was all up to the photorespiration complete discussion. We have discussed the complete steps of photorespiration, where it happens, where it doesn't happen, and what are the factors depending on which the photorespiration is, factors are dependent on the photorespiration. तो ये चीजें हमने कवर करी है अच्छे से। So I hope guys it is all clear to you. Thanks a lot. मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज सीरीज में। Till then take care. Lots of love.